नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो अभी जो रेलवे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उसके लिए वेरी यूज़फुल है, क्योंकि इसमें अपन देखने वाले हैं साइंस के एक ही चैप्टर से सबसे अधिक कोई भी सवाल पूछे गए हैं ना, वो 21 प्रश्न हैं। और ये बात कर रहा हूँ रेलवे ईएलपी की 15 शिफ्ट जो अभी हुए हैं ना आपके नवंबर में। तो 15 शिफ्ट में एक चैप्टर से 21 प्रश्न, यानी प्रति शिफ्ट 1 से 2 क्वेश्चन। और जहाँ पर साइंस के केवल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और सेम पैटर्न से आपके टेक्नीशियन से सवाल पूछे जा रहे हैं। जिन चैप्टर से ईएलपी में आए थे उन्हीं से आ रहे हैं, जिनसे नहीं आए वहाँ से नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर है। तो देखते हैं एग्जामिनर की साइकोलॉजी, और आपके 2 प्रश्न यहाँ से कंफर्म हो सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर से 21 प्रश्न थे। 20 क्वेश्चन तो ये बाद में कंफर्म हुआ कि हमारे जो बीमारी वाला एक सवाल था, हम बीमार क्यों थे, इस चैप्टर से नहीं आया था। वो एसटीटी डिजीज थी, वो इसी से थी। तो यहाँ पर 21 प्रश्न हो जाएंगे, और इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस देखने वाले। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एएलपी में किसी भी चैप्टर से पूछे गए ना, वो है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन फिजिक्स का। 18 क्वेश्चंस डायरेक्टली थे, और 11 क्वेश्चंस इस चैप्टर से न्यूमेरिकल थे। तो 29 सवाल एक चैप्टर से। और सेकेंड हाईएस्ट वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल पूछे गए 21 प्रश्न। इस बीच आपको बता दूं, यदि अभी तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के केस में, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एनटीपीसी, नेक्स्ट ग्रुप डी, एसएससी जीडी, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम्स के लिए एक बार पास प्रो ले लिया टीटीजी के कूपन कोड से। यहाँ पर मैंने चेक किया तो 2 वर्ष वाला किफ़ायती पड़ जाएगा, यानी आने वाले 2 वर्ष में आप पास प्रो सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। लगभग 800 प्लस एग्जाम्स टेक्स्ट बुक पास प्रो में, और एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहता है, चैप्टर वाइज सेक्शनल फुल टेस्ट है। तो आज ही ज्वाइन कर लेना जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं। 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से कंप्लीट होती है। चलिए यहाँ सवाल नंबर फर्स्ट। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान कोशिकाओं का विभाजन कहाँ पर हो सकता है। तो अमीबा में विभाजन के दौरान कोशिकाओं का विभाजन है ना, कोई भी तल में हो सकता है। ऐसा नहीं एक निश्चित तल में होगा। अमीबा में आपको बता दूं, जो जनन होता है ना, वो अलैंगिक जनन तो होता ही है, उस अलैंगिक में भी होता है अमीबा में द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन, जिसमें एक जो अमीबा का इस प्रकार का आकार कोई निश्चित नहीं होता है, और किस प्रकार अमीबा आगे चलकर इसका बीच में एक केंद्रक होता है, और वो एक केंद्रक धीरे धीरे ऐसे 2 केंद्रक में कन्वर्ट होता हुआ अपने आप में 2 अलग अलग अमीबा बन जाएंगे, 2 अलग अलग केंद्रक के। तो ये द्विखंडन हो रहा है 1 से 2 में, और इसका ऐसा कोई निश्चित तल नहीं होता कि एक फिक्स ऐसे ही कटेगा, नहीं, कहीं से भी ये द्विखंडन आपस में विभाजित हो सकता है, कोई भी तल से हो सकता है। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। कुछ फैक्ट ऐड कर, आप एनसीईआरटी में देखेंगे ना जीव जनन कैसे करते, तो यहाँ पर स्पष्ट है, अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। तो 2 बराबर भागों में जीवाणु और प्रोटोजोआ में कोशिका विभाजन। लेकिन यहाँ पर अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। इस लाइन से सवाल इन्होंने पूछा। और फिर अमीबा में द्विखंडन आगे यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने कहा है कि कुछ एक कोशिक जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण के लिए कालाजार के रोगाणु लेस्मानिया, कालाजार का रोगाणु का नाम है लेस्मानिया। लेस्मानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। तो लेस्मानिया में एक निर्धारित तल से द्विखंडन होगा, एक ऐसा नहीं किसी भी तल से हो जाए। मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम जैसे एक अन्य एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, इसे बहुविखंडन कहते हैं। तो बहुखंडन किस में होता है? प्लेज्मोडियम, मलेरिया परजीवी में, जो आगे सवाल आएगा। तो लेस्मानिया में आप देखेंगे किस टाइप से एक लेस्मानिया 2 लेस्मानिया में कन्वर्ट हो रहा है, और फिक्स सेम साइज आप देखेंगे एफ में द्विखंडन के माध्यम से। तो यहाँ पर ये चीज़ निर्धारित तल से हो रही है लेस्मानिया में, तो ये याद रखना। और बहुविखंडन में आपको पूछ ले, बहुखंडन में उदाहरण तो प्लेज्मोडियम में होता है बहुखंडन। तो ये चीज़ यहाँ पर स्पष्टीकरण भी किया गया। अगला सवाल चलिए देखते हैं। गलत स्टेटमेंट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सवाल स्टेटमेंट देखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। ये तो करेक्ट है। नर युग्म आपका युग्मक मान लेते हैं शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, दोनों ही
संलयित होकर युग्मनज बनाएगी। ये प्रक्रिया जो संलयन होने की, फ्यूजन होने की, इसे निषेचन कहेंगे। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है। नर जनन कोशिकाएं परागकण, बिल्कुल परागकण ही नर जनन कोशिकाएं जैसे पादप में देखने को मिलती है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है, ये गलत है। मादा युग्मक रहता है अंडाशय में। कहाँ पर रहता है? अंडाशय में रहता है अंडाणु। वर्तिकाग्र पर तो जो परागकण है ना वो आकर चिपक जाते हैं और फिर वर्तिका से होते हुए वो अंडाशय तक पहुंचते हैं। तो मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित नहीं होते हैं, वो तो एक चिपकने का माध्यम है। नर युग्मक का मादा युग्मक में ट्रांसफर होने का माध्यम है वर्तिकाग्र। निषेचन से हमें युग्मनज जाइगोट प्राप्त होता है, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन से ही युग्मनज प्राप्त होता है, ये करेक्ट है। तो इनकरेक्ट का आपको चयन करना था, जो विकल्प सी में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं अपन, चलिए। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है? तो अभी अपन ने सवाल नंबर 1 में ही स्पष्ट किया, मलेरिया में प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, इमेज में मेंशन था। और ये अपनी ई बुक में भी आपने ली होगी। तो बहुखंडन जिसमें एक जीव कई भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग से नया जीव बनता है। ये प्रक्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में हो जाती है जब जीव अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बना लेता है। उदाहरण प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी में मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलता है। और द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर यहाँ पर, द्विखंडक में केंद्र 2 भागों में विभाजित होता है और यहाँ पर केंद्रक अनेक भागों में विभाजित होता है। द्विखंडन में केंद्रक विभाजन के साथ ही कोशिका द्रव्य भी विभाजित होता है। यहाँ पर केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, साथ में नहीं होता है। संतति कोशिकाएं, 2 समान आकार की संतति कोशिकाएं द्विखंडन में, अनेक छोटी आकार की संतति कोशिकाएं देखने को मिलती है। द्विखंडन आपकी अमीबा, पैरामीशियम और बहुविखंडन, बहुखंडन कह सकते हो, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी और स्पाइरोजोआ में होता है। अब यहाँ पर अगला सवाल अपन कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद कुछ ये फैक्ट भी साथ में ही देख लेते हैं। जैसे आपको पूछ ले मुकुलन किस में होता है, एक अलग से मुकुल, ये प्रवर्ध है ना, यहाँ से एक नया जीव पैदा हो गया। अलैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक में तो नर और मादा दोनों का संलयन होता है युग्मक का, लेकिन अलैंगिक में एक ही होता है, नर कहो मादा कहो एक ही जीव है, उसी से नए जीव की उत्पत्ति होगी, वो अलैंगिक जनन है, जिसकी विधिया में मुकुलन आती है, द्विखंडन आती है। तो सारी अलैंगिक जनन की विधियां यहाँ पर एक साथ अपन देख लेते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी एएलपी में पूछे गए सारे सवाल चैप्टर वाइज, आरपीएफ एसआई के साइंस के सवाल हमने अपनी ई बुक क्लास 9-10 के, जिसमें सारे फैक्ट स्टेटमेंट 9-10 के चैप्टर वाइज है, उसके साथ ऐड की है, वो आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो करंट के सवाल हैं एएलपी में पूछे गए आरपीएफ एसआई में, उसकी भी ई बुक तैयार है, वो भी देख लीजिएगा। तो अलैंगिक जनन में यहाँ पर विधियों में विखंडन, जिसके अंतर्गत विखंडन में भी द्विखंडन कहाँ पर होता है, तो एक ही तल में, सॉरी किसी भी तल में अमीबा में हो जाता है, और एक फिक्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो तल में, जो लेस्मानिया में जो आपने देखा। तो द्विखंडन, अमीबा, लेस्मानिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आते हैं। इसके अतिरिक्त देख सकते हो पैरामीशियम यूग्लिना में भी होता है, और मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम में होता है, ये उदाहरण ध्यान रखना है। उसके बाद मुकुलन की बात करें, यीस्ट और हाइड्रा में एक अलग उभार आता है, वो अलग होकर नया जीव बनाता है। यीस्ट हाइड्रा में ये स्पर्शक होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बीजाणु समासंग की बात करें, और बीजाणु संरचना को यहाँ पर जाइगोस्पोर भी कहा जाता है। कुछ जीवों में बीजाणु धानी होती है, यानी स्पोरेंजिया, जिससे बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में नए जीवों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए राइजोपस, जो ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है, अपने जीवन चक्र के दौरान विशेष बीजाणु संरचना है, ये इसका निर्माण करते हैं। तो बीजाणु समासंग राइजोपस। नेक्स्ट यहाँ पर पुनर्जनन, पुनर्जनन को दोस्तों पुनरुद्भवन भी कहा जाता है, और ये देखने को मिलता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में क्या होता है, एक जीव के जैसे अलग अलग अंग हैं, इनका कट गए आपस में ये अंग, ठीक है, सभी अंग कटे, तो प्रत्येक अंग से नया जीव पैदा हो गया, अपने आप में एक नया प्लेनेरिया पैदा हो गया। जैसे आप बोलते हो पुनरुद्भवन बोलते हो, जो प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, एक सप्टा कर्मी है ना प्लेनेरिया, तो अपनी खोई हुई संरचना, जो टूट चुकी अंग या संरचना से पुनः उत्पन्न कर लेता है पूरा जीव, प्लेनेरिया हो गया। हाइड्रा में भी पुनर्जनन की क्षमता होती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पुनर्जनन इन दोनों में। अब एक यहाँ पर विधि रहती है अलैंगिक जनन की, कायिक प्रवर्धन। यानी कुछ पौधों में नए पौधे, उनके कायिक भाग होते हैं, शरीर के भाग, जड़, तना, पत्तियां, इनसे अब जड़ से एक नया पौधा पैदा हो गया, जैसे डहेलिया, शक्करकंदी, जड़ से पैदा नया हो गया। कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियां, तने द्वारा, आलू अदरक तने द्वारा पैदा होगी। पत्तियों द्वारा, ब्रायोफिलम है वो पत्तियों द्वारा नया पौधा हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन की
कृत्रिम विधियों में आता है। आगे सवाल भी आएगा, रोपण, लेयरिंग और रोपण। रोपण का उदाहरण है आम, और कर्तन है गुलाब, लेयरिंग है चमेली, और एक उत्तक संवर्धन भी होता है। उदाहरण आर्किड और सजावटी पौधे है ना, उसमें उत्तक है, जैसे पौधे से कुछ कोशिकाएं, पौधे से शाखा से आपने कुछ कोशिकाएं निकाली, उनको पोषक माध्यम में रखा और फिर वहाँ पर उनको विकसित होने के लिए रख दिया, और कुछ समय बाद उनमें पोषण दिया गया तो मिट्टी में रोपित किया तो नया पौधा, सजावटी पौधे इस टाइप से उत्तक संवर्धन करके तैयार किए जाते हैं सजावटी पौधे। ये आगे एक लैंगिक प्रजनन है। इस बीच अपन सवाल देखते हैं, तो यहाँ से आपके काफ़ी सवाल अभी डायरेक्टली हो जाएगी। मलेरिया में आपने देखा बहुखंडन होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। अब हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। ईस्ट हाइड्रा में मुकुलन होता है ना, तो हाइड्रा में बहुखंडन तो होता ही नहीं है। लेस्मानिया में द्विखंडन आपने देखा बिल्कुल होता है। प्लेज्मोनियम में बहुखंडन होता है। खमीर यीस्ट में, हाइड्रा में मुकुलन होता है, न कि बहुखंडन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये स्पष्टीकरण आपका हो गया। पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंग से हर अंग एक नया जीव पैदा कर सकता है। प्लेनेरिया में आपने देखा पुनर्जनन की क्षमता होती है, हाइड्रा में भी होती है। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है दो विधि से। एक तो होती है आपकी समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर आपको जो सवाल पूछा है ना, वो मियोसिस का है, अर्धसूत्री विभाजन का है। अर्धसूत्री विभाजन में अर्ध यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी और एक कोशिका, मेन कोशिका है ना, मातृ कोशिका, वो 4 संतति कोशिका में विभाजित हो जाएगी। कितनी? 4 कोशिकाओं में। एक कोशिका 4 कोशिका में बंट जाएगी। तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र सेम रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समसूत्री में मेटोसिस में गुणसूत्र सेम रहेंगे। जितने गुणसूत्र मातृ कोशिका में है उतने ही संतति कोशिका में होंगी, और एक मातृ कोशिका 2 संतति कोशिका में विभाजित होगी समसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री में 4। समसूत्री विभाजन कहाँ देखने को मिलता है? जैसे आपके कोई चोट लग गई तो फिर नई कोशिका बनेगी, शरीर की मरम्मत होगी, आपके अंगों की वृद्धि हो रही है, वहां पर समसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन है जनन कोशिका में देखने को मिलता है, यानी माता से भी जाएंगे, पिता से भी जाएंगे आधे आधे गुणसूत्र, और दोनों से फिर वो नई कोशिका बनेगी संतति कोशिका में। वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान देखने को मिलता है। अब जो अर्धसूत्री विभाजन है इसमें 2 फेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। एक प्रकार का कोशिका विभाजन जिसमें समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 हेप्लॉइड कोशिकाएं बनती है और आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। मियोसिस सेकेंड एक प्रकार का कोशिका विभाजन जिसमें क्रोमेटेड अलग हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 हेप्लॉइड कोशिका बनती हैं और लैंगिक जनन के लिए आवश्यक युग्म बनाते हैं। अब आपको बता, सवाल आया हुआ है समसूत्री विभाजन की अवस्था में, तो 4 अवस्था होती है। समसूत्री विभाजन की 4 प्रमुख स्टेज होती है। पहला स्टेज प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलाफेज। ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल जो पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? रिपीट हुआ ना, मुकुलन द्वारा करता है हाइड्रा। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रा करता है मुकुलन द्वारा। देखिए, जो कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना, मेंढक में आंतरिक निषेचन होता है या बाह्य निषेचन? एनसीईआरटी क्लास 8 में दे रखा है ये, किस में आंतरिक होता है, किस में बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन यानी मादा के शरीर के अंदर निषेचन नहीं होगा, बाहर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? पुनर्जनन आपने देखा प्लेनेरिया में, प्रत्येक अंग से, कटे हुए अंग से नया जीव पैदा हो जाएगा। पुनर्जनन प्लेनेरिया और हाइड्रा में भी। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? ये देखिए रिपीट हो रहा बार बार। विखंडन से किस में होता है? अमीबा में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लेस्मानिया में होता है। केंचुआ आपको बता दूं उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब एक ही केंचुए में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों होंगी, लेकिन केंचुआ जब प्रजनन जनन करेगा उस केस में 2 केंचुओं की जरूरत होगी। एक का नर अंग दूसरे के मादा अंग के साथ निषेचित होगा, संलयन फ्यूजन होगा। तो वहां पर केंचुए में उभयलिंगी तो होता है, लेकिन प्रजनन के दौरान एक ही केंचुए से, एक ही जीव से 2 अपने आप में संतति नहीं बन सकती। तो केंचुए का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बाकी सभी में आपको विखंडन का दे रखा है, बिल्कुल बाकी में विखंडन होता है, आपने भली भांति जाना है। केंचुआ बहुकोशिकीय। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए यह मिलान करने वाला सवाल। स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय। निचला सबसे भाग अंडाशय। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग है, जहाँ से पराग कण वर्तिकाग्र से होते हुए
वर्तिका नली है एक तरीके से, वो हो जाएगा आपका डी। स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग होता है वर्तिकाग्र। अंडाशय में होता है बीजांड जिससे बीज बनता है। तो इस टाइप से आपको मिलान करना था। तो ये भाग की बात हो रही है। जैसे ये सबसे ऊपर रहता है वर्तिकाग्र, जो एक चिपचिपा पदार्थ है, ये वर्तिकाग्र। और यहाँ पर जो परागकण है, मान लेते हैं परागकण हो सकता है उसी पुष्प के अंतर्गत आपका परागकोश हो या फिर अन्य पुष्प से भी वो आए हैं। तो ये वर्तिकाग्र यहाँ पर चिपक जाएंगे और वर्तिकाग्र से एक नली है ना, इसे कहा जाता है वर्तिका। और ये पराग नली वर्तिका जैसे आप कहेंगे, ये आगे अंडाशय से कनेक्ट होती है। तो अंडाशय में ऑलरेडी आपका अंडाणु है, यहाँ से ये संलयन होगा, निषेचित होगा और बीजांड से बीज और अंडाशय से फल देखने को मिलेगा। आगे एक सवाल है, पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा फूला भाग होता है, मध्य में लंबा भाग होता है और शीर्ष भाग जो प्राय चिपचिपा होता है वो वर्तिकाग्र होता है। अलग अलग भागों का नाम। तो मादा जनन अंग में उभरा हुआ फूला हुआ भाग नीचे सबसे अंडाशय होता है, ठीक है। और मध्य में लंबा भाग जहाँ से परागकण एंटर एक नली के अंदर के चलते, तो नली है ना, वो है वर्तिका। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो पुष्प का, किस टाइप से ये बाह्य दल होता है। ये सबसे नीचे फूला हुआ भाग होता है वो अंडाशय है। आपको बता दूं, पूछ ले स्त्री केसर के भाग कौन से। स्त्री केसर में 3 आते हैं, वर्तिकाग्र, ये जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका, ये नली, और एक यहाँ पर ये स्त्री केसर। ये पुंकेसर तो काफ़ी दिख रहे हैं, लेकिन ये आपको बीच में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये एक ही पार्ट दिख रहा है। और इसी के अंतर्गत स्त्री केसर में ये 3 भाग अंडाशय। पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, परागकोश और फिलामेंट तंतु। परागकोश ये आपका परागकोश जिसमें परागकण होते हैं, और ये तंतु है फिलामेंट तंतु जो नीचे कनेक्ट होता है, और ये आपकी पंखुड़ियाँ रहती है, और ये बाह्य दल है, ये पुष्प का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देखेंगे पुष्प का मादा जननांग जिसे जायांग कहा जाता है, स्त्री केसर जायांग है। 3 मुख्य भाग जायांग में होते हैं। अंडाशय की बात करें, ये जायांग का सबसे निचला फूला हुआ भाग है, जिनमें मादा युग्मक अंड कोशिका होती है और निषेचन के बाद बीजांड इस अंडाशय में बीजांड होते हैं, और निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाएंगे और अंडाशय फल में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्तिका जो लंबी वाली नली है, लंबा भाग, पतला भाग, ये वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। वर्तिकाग्र जो सबसे ऊपर जायांग का भाग है ना, चिपचिपा होता है, जहां पर परागण के दौरान परागकण इसी पर चिपकते हैं। युवावस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। युवावस्था में परिवर्तन जो लैंगिक परिपक्वता बताता है ना, वो नए बालों में वृद्धि का पैटर्न है। अपना लैंगिक हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो इनमें विकास होने से अपने शरीर के विभिन्न भागों में नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। ये बताते हैं लैंगिक परिपक्वता को। लैंगिक परिपक्वता का संकेत ये बालों का विकास लैंगिक हार्मोन के बढ़ने के जो स्तर बढ़ा है उसके कारण हो रहा है। अपनी आवाज़ है उसमें बदलाव अपन को देखने को मिल जाएगा। लैंगिक परिपक्वता जैसे बात करें फीमेल में, तो ऋतु स्राव जो चक्र है उनका प्रारंभ हो जाता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुरुष और महिला में यौनारंभ की सही आयु सीमा दर्शाता है। यौनारंभ टीनेजर की केस की बात हो रही है। टीन कब बनते हैं वैसे, 12 के बाद 13 और लास्ट 19, 13 से 19 आपको टीन दिखता है, लेकिन फीमेल में जल्दी हो जाता है 11 से लगभग आप 17 मान के चलिए। तो 11 से 17 पुरुष और महिला में यौनारंभ की सही आयु यहाँ पर इस विकल्प से आपको दिख रही है यौनारंभ। आपको बता दूं एक टर्म आता है रजोदर्शन, ये एनसीईआरटी क्लास 8th में दे रखा है। एक आता है रजोनिवर्ती। तो रजोदर्शन यानी पहला रजोधर्म, ऋतुस्राव, मासिक धर्म, जो प्रथम बार आएगा ना मासिक धर्म, वो रजोदर्शन है जो इस यौनारंभ के समय देखने को मिलता है 11, 12, 13 वर्ष की आयु में। रजोनिवर्ती जो महिला में अंतिम बार रजोधर्म आता है या फिर अंतिम बार ऋतुस्राव है, वो रजोनिवर्ती कहलाता है। तो ये अंतिम अवस्था। नेक्स्ट अपन सही कथन का चयन करें। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। दोनों कथन ही सत्य है। कथन ए सत्य है लेकिन बी असत्य, तो विकल्प यहाँ पर डी करेक्ट है।
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये लड़कियों में हार्मोन होता है, महिला में फीमेल में। टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ स्पष्ट कर दूं। और टेस्टोस्टेरॉन के कारण अपन को महत्वपूर्ण बदलाव, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, मांसपेशियों का विकास, जननांगों का विकास देखने को मिलता है। प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन है जो कि मासिक धर्म और गर्भावस्था को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट अपना सवाल है, कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी? तो अभी आपने कायिक प्रवर्धन देखा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें क्या होगा, जड़ तना पत्तियों, इनसे एक पादप से दूसरा पादप कैसे तैयार होगा। तो इसमें एक लेयरिंग मेथड भी आता है जो ये वनस्पतिक प्रवर्धन के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लेयरिंग में आप देखेंगे, ग्राफ्टिंग में आप देखेंगे, इस विधि में पौधे की एक शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है जिससे उस भाग से जड़ें निकल जाती है और एक नया पौधा बन जाता है। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? विखंडन से एक कोशिकीय जीव में, जो आपने देखा अमीबा वगैरह सारे एक कोशिकीय जीव हैं, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय जीवों में ये देखने को मिलता है। और सरीसृप, पादप, स्तनधारी ये सभी बहुकोशिकीय हैं। इसमें लैंगिक जनन होता है, न कि अलैंगिक। सही कथन का चयन करना है आपको। प्रागण, देखिए प्रागण का मतलब प्राकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। ये सही है बिल्कुल। प्रागण में दो प्रकार के होता है, स्वपरागण, परपरागण। स्व यानी एक ही पुष्प में, वर्तिकाग्र और पुंकेसर वगैरह एक ही पुष्प में सारे रहेंगे, स्त्री केसर, पुंकेसर, और वही पुंकेसर के परागकण वहां पर वर्तिकाग्र से चिपक जाएंगे और आगे फिर वो बीजांड जो अंडाशय है ना वहां पर प्रवेश करेंगे। तो ये प्रागण, फूलों में कीटों का आना प्रागण, फूलों में कीटों का आना थोड़ी। प्रागण परागकणों का अंकुरण नहीं, प्रागण बीजांड में परागनली की वृद्धि नहीं। प्रागण का मतलब है किस प्रकार से परागकणों का पुंकेसर से स्त्री केसर तक स्थानांतरण है, वो प्रागण है। आपको बता दो, पोलिनेशन दो टाइप का होता है। परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ये परागण है। स्वपरागण में एक ही पुष्प में होता है, पर परागण अलग अलग पुष्पों के बीच होता है। और कीट परागण, वायु परागण, जल परागण, माध्यम के आधार पर वर्गीकरण। इस बीच एनसीईआरटी में देख रहा था, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ कहाँ होता है? इसमें एक लिंगी पपीता और तरबूज होते हैं, पूछ लें। उभयलिंगी के उदाहरण बताओ, तो उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों मौजूद होते हैं। परागण में यही देखने को मिलता है। सब परागण है, एक ही पौधे से हो रहा है, अलग अलग से हो रहा है, एक ही पुष्प से या अलग अलग है। तो यहाँ पर उभयलिंगी पुष्प में क्या होगा, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होंगे। गुड़हल और सरसों उभयलिंगी है। एक लिंगी में कहा या तो पुंकेसर होगा या स्त्रीकेसर होगा, जैसे पपीता और तरबूज, ये दोनों ही उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमने ई बुक में भी स्पष्ट की हैं। एक लिंगी पुष्प में पपीता, तरबूज, कुकुरमुता, और उभयलिंगी में गुड़हल और सरसों। नेक्स्ट, और उभयलिंगी में ही से ही पर परागण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सवाल है आगे, ये हो गया आपका। पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, जिसे आप परागण बोलते हो, यदि पराग कणों का ये स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। सेम पुष्प पे पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों हैं, जिसे आप उभयलिंगी पादप बोलते हो, गुड़हल और सरसों आपने देखा। तो ये तो स्वपरागण कहलाएगा। दूसरी ओर यदि परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं, उसे परपरागण कहेंगे। एक से दूसरे पुष्प में जा रहे हैं तो वो परपरागण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर सही कथन का चयन करना है आपको। परागण की प्रक्रिया में पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। ये सवाल रिपीट हो गया, देखिएगा रिपीट हो गया हूबहू। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कौन से पर्यावरणीय कारक है? तापमान। कुछ रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, उनका लिंग निर्धारण तापमान से प्रभावित होता है। तापमान कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, ज़्यादातर कछुओं में ज़्यादा तापमान पर सिर्फ मादा कछुए पैदा होंगे, कम तापमान पर फिर नर कछुए पैदा होंगे। ये चीज़ देखने को मिलती है। इस चैप्टर से एक सवाल और पूछा गया, मैंने पहले इसको हम बीमार क्यों होते हैं उसमें ले लिया था। एक्चुअली उसमें भी वो था, मेंशन कर रखा था इनका, मत्स्य और एड्स का, कि ये कौन सी डिजीज है। लेकिन ये सवाल आपके बता, पहले सवाल देखिए फिर बताता हूँ कहाँ से आया। निम्नलिखित में से कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं? वायरस वाले यौन संचारित रोग, तो इसका यहाँ पर सिफिलिस और सुजाक बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जबकि एड्स और मच्छे वायरस के कारण होते हैं, मच्छे और एड्स।
तो इस चैप्टर में आप जनन स्वास्थ्य देखेंगे ना, जनन स्वास्थ्य में नीचे की साइड आने पर आपको देखने को मिलेगा जीवाणु जनित जैसे गोनेरिया और सिफिलिस एवं वायरस जनित जैसे कि मच्छा तथा एचआईवी एड्स शामिल है। तो वायरस से मच्छा और एड्स और जीवाणु जनित गोनेरिया और सिफिलिस बिल्कुल डायरेक्टली एक लाइन से पूछ लिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूरे होते हुए जो आपको जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर से पूछे गए हैं। और नंबर ऑफ हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट वैसे फिजिक्स में, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी थे, अपवर्तन परावर्तन है, उससे 29 क्वेश्चन थे और यहाँ पर 20 क्वेश्चन। बाकी और भी इसमें लैंगिक जनन से काफ़ी कम सवाल पूछे, तो लैंगिक जनन है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए इस चैप्टर से। और जिसने ई बुक नहीं लिए वो ले सकते हो। और इस ई बुक में हमने साथ में ऐड कर दी ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, ये जो पूछे हुए सवाल चैप्टर वाइज है, ये आप उस ई बुक में ऐड किए हुए हैं। बाकी अलग से लेना चाहते हो तो बहुत मिनिमल प्राइस में मिल जाएगी। और बाकी ऑल सिप की फ्री में टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं, बाकी क्वेश्चन सारे उसमें इंक्लूड, सब्जेक्ट वाइज है, चैप्टर वाइज नहीं है, सारे क्वेश्चन है वो देख सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।